नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमआईएस के आदित्य बैच में। करें तो सबसे खास बात इस ग्रंथ का यह है कि कविमाला जो है कविवृत्त संग्रह संबंधी पहला ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ भी ये एक फैक्ट जो है बहुत ध्यान रखने की चीज है कि कविवृत्त संग्रह संबंधी पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो है कविमाला। ठीक है, और इसके प्रणेता जो है वो आपके तुलसीराम है। 3 परंपराओं में हम साहित्य इतिहास के लेखन को रख करके उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये आपको फ्रेमवर्क बताया, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका पर जाना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमआईएस के आदित्य बैच में। आदित्य बैच की आज की जो क्लास है हम लोगों की वो हिंदी साहित्य को समर्पित है, हिंदी साहित्य की क्लास है। और हिंदी साहित्य में आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो टॉपिक है ना, ये आपका टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, इन सभी परीक्षाओं में या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि यहाँ से हम सिर्फ तथ्यात्मक जानकारियां एकत्र करके यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। सिर्फ तथ्यों का संग्रह ही नहीं, यहाँ पर साहित्य इतिहास लेखन में हमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है। साहित्य इतिहास लेखन की अगर अधुनातन स्थिति पर हम गौर करें, आज की स्थिति को देखें, तो आज की स्थिति में आप देखेंगे कि शताधिक साहित्य इतिहास ग्रंथ जो हैं पूरी प्रामाणिकता से आज हमारे समक्ष मिलते हैं, हम लोग उनको पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, आरंभ कहीं से तो हुआ होगा। आरंभ में इसकी स्थिति क्या है, वहां से चलते हुए यहां तक आई है। तो इस पूरी विकास प्रक्रिया पर एक नजर हम लोग डालेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहली चीज तो इतिहास लेखन। इतिहास लेखन में सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे प्रमुख प्रविधियां। किन किन विधियों से साहित्य इतिहास लेखन हुआ है। उसके बाद हम अब जैसे प्रमुख प्रविधियों की बात करें तो आप देखते हैं कि इतिहास लेखन में आपको कई प्रविधियां आपको दिखेंगी। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो वर्णानुक्रम पद्धति से होती है। वर्णानुक्रम पद्धति, यदि हम वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो वर्णानुक्रम पद्धति का अभिप्राय यही हुआ कि जो वर्णों का क्रम है उसी क्रम से यहां पर जो भी सामग्री रखी जाए वो रखी जाए, वर्णों के क्रम से। अब आप सभी जानते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन में औपचारिक इतिहास की अगर हम बात करें तो औपचारिक साहित्य का इतिहास सबसे पहले विदेशी भाषा में ही लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति से वहां अभिप्राय हुआ अंग्रेजी के अल्फाबेट से। लेकिन जब हिंदी के विद्वानों ने लिखना शुरू हुआ तो वर्णानुक्रम पद्धति में उनका मतलब देवनागरी के वर्णों से है। तो वर्णानुक्रम पद्धति में आपको 2 तरह के प्रयोग मिलेंगे। जो विदेशी विद्वानों ने लिखा है, विदेशी भाषा में लिखा है, तो वहां पर आपको अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से लिखा गया है। और जहां पर भारतीय विद्वानों ने लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है, तो देवनागरी लिपि वालों ने देवनागरी के वर्ण क्रम से इसका लेखन किया है। दूसरी जो पद्धति उसके बाद थोड़ा सा विकसित होने के बाद हमें दिखेगी वो है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति में ऐतिहासिकता का पूरी तरह से निषेध हो जाता है, क्योंकि इतिहास वर्णों पर आधारित नहीं होता, कालखंडों पर आधारित होता है। जहां से कालानुक्रम पद्धति शुरू होती है वहां से आप इसको इतिहास के साथ जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन इतिहास को संपूर्ण रूप से सिर्फ कालानुक्रम ही परिभाषित नहीं करता। तो इसलिए यहां भी ऐतिहासिकता की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव तो यहां भी दिखेगा। बट कालानुक्रम पद्धति में कुछ उससे आगे बढ़ा और जो घटनाएं साहित्य या जो साहित्य लेखन जिस काल क्रम में हुई हैं उनको इतिहास ग्रंथ में उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में रखा गया। तीसरी पद्धति जो आपको दिखाई देती है वो तीसरी पद्धति है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से अभिप्राय आपका ये होता है कि यहां पर जो भी साहित्य या जो भी रचनाकार रखे जाएंगे उनके समय के संदर्भ को देखते हुए साहित्यकार का भी मूल्यांकन किया जाएगा और उनके द्वारा रचित साहित्य का भी मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब समय संदर्भ के साथ उसका एक सामंजस्य बिठाना और साथ ही साथ जो सामग्री इतिहास में प्रस्तुत की जा रही है उसका संदर्भ ग्रहण किया जाना, कौन सी सामग्री कहां से ली गई है उसकी एक प्रामाणिकता दर्शाना, ये वैज्ञानिक पद्धति। चौथी और परिपूर्ण रूप में प्रतिफलित पद्धति जो हमें दिखाई देती है वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की अगर हम बात करें तो विधेयवादी पद्धति में किसी भी
रचना या घटना का जो मूल्यांकन होता है वो संकलन त्रयी के सापेक्ष होता है। देश काल वातावरण का संदर्भ रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसकी प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता जो भी चीजें हैं इन सब का मूल्यांकन जो किया जाता है वो संकलन त्रयी यानी देश काल वातावरण के संदर्भ में करना होता है। तो ये मुख्य रूप से इतिहास लेखन में हमें ये 4 प्रविधियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ गौण विधि प्रविधि आपको दिखेगी, लेकिन मुख्य रूप से अगर चर्चा की जाए तो ये 4 पद्धतियां हैं। यहाँ ये शुरुआती पद्धति है जहां वर्णानुक्रम में लिखा जा रहा है, जैसे राशि का इतिहास। जब कालानुक्रम में आप आते हैं तो कालानुक्रम में आप देखते हैं कि जब ग्रियर्सन साहब ने लिखा तो वो कालानुक्रम पद्धति में आ गए। इससे पहले भी कुछ कालानुक्रम पद्धति का उल्लेख आपको मिलेगा। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो ग्रियर्सन साहब तक आ चुकी थी। आचार्य शुक्ल के आगमन के साथ विधेयवादी पद्धति का आरंभ होता है। आचार्य शुक्ल का जो इतिहास लेखन है वो विधेयवादी पद्धति में हुआ है और यहाँ पर आकर के इतिहास लेखन को एक संपूर्ण कह सकते हैं कि परिपक्वता, एक पूर्णता, और जो भी अनसुलझी चीजें रह गई थी वो सारी चीजें सुलझ गई। यहां से आकर के साहित्य इतिहास का अध्ययन करना सबके लिए सरल हो गया और उसको समझना भी बहुत सरल हो गया। तो ये 4 मुख्य पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के बारे में पूछा जाता है। इन पद्धतियों के अतिरिक्त यदि और जो आलोच्य बिंदु हैं और जो हमारी चर्चा के बिंदु हैं उनकी बात करें तो इसके बाद इतिहास लेखन की दूसरा जो बिंदु है वो है पूर्व पीठिका, या आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि। साहित्य इतिहास लेखन के लिए जमीन कैसे तैयार हुई। साहित्य इतिहास लेखन के जमीन की बात करें तो हम देखते हैं कि जहां से औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन शुरू हुआ है उससे पहले बहुत सारे ऐसे संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं जिनको इतिहास के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है, या ये वो ग्रंथ हैं जिनका उदाहरण साहित्य इतिहास लेखन में प्रायः विद्वानों ने लिया है। इनसे संदर्भ जो हैं वो लिए गए हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये संदर्भ ग्रंथ के का कार्य कर रहे हैं या एक ठोस रूपरेखा देने के लिए ये एक ढांचा तैयार कर दे रहे हैं। तो इन ग्रंथों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से चूंकि ये औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन तो नहीं है लेकिन अनौपचारिक होने के बाद भी इन यहाँ पर जो ग्रंथ मिलते हैं उन ग्रंथों का महत्व कच्चे माल के रूप में परवर्ती साहित्य इतिहास लेखन में इस प्रकार हुआ है कि इनकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जाती है और ये हमेशा प्रश्न बनाए जाते हैं। इन रचनाओं से यहां से प्रश्न होते ही होते हैं। तो इससे पहले हम आप सभी को पता है कुछ वार्ता ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ कविवृत्त संग्रह लिखे गए हैं। हालांकि वार्ता ग्रंथ या कविवृत्त संग्रह की बात की जाए तो उसमें कवि की अपनी मानसिकता प्रधान हो जाती है, बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। कवि की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, उसका अपना जो प्रभाव है, उसका अपने ऊपर दार्शनिक प्रभाव है, ये सब चीजें प्रधान हो जाती हैं। बाकी चीजें जो हैं, बाहरी चीजें, वो गौण हो जाती हैं। तो वो कह सकते हैं कि वो आत्मपरकता से ग्रस्त हो जाती हैं वो चीजें। फिर भी वहां जो चीजें मिलती हैं, जो वार्ता ग्रंथ हैं, जो कविवृत्त संग्रह हैं, उनका संदर्भ ग्रंथ के रूप में आगे प्रयोग बहुधा हुआ है। तो दूसरा जो हम लोग विवेचन करेंगे, उन ग्रंथों की संक्षेप में जानकारी लेंगे, कब लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, या उसका विषय क्या है। तीसरा जो बिंदु है साहित्य इतिहास लेखन में, वो हम इसमें प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ का परिचय, ग्रंथों के परिचय लेंगे। जो प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उनके परिचय संक्षेप में, क्योंकि उनके अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पूरा इतिहास तो रख पाना संभव नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसकी जो मूल बातें हैं, जो आलोच्य बातें हैं, उनका संदर्भ जरूर हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसे शुक्ल जी का साहित्य इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य इतिहास है, मिश्र बंधुओं का है, ग्रियर्सन का है। तो इनके इतिहास लेखन की मुख्य बातें क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, इन चीजों का उल्लेख हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कालखंड, वर्गीकरण, साहित्य इतिहास के कालखंडों के वर्गीकरण किस विद्वान ने कैसे किए हैं, किस साहित्य इतिहासकार ने कैसे किए हैं, क्योंकि यहां पर आपको इंडिविजुअल के हिसाब से चलना होता है। एक सामान्य वर्गीकरण तो सभी को पता है, लेकिन यहां पर प्रश्न जो होते हैं वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछे जाते हैं। तो यहां जो मुख्य साहित्य इतिहासकार हैं उनके कालखंडों के वर्गीकरणों पर भी हमें चर्चा करनी होगी, यह भी अपरिहार्य है। अब जब कालखंडों का वर्गीकरण होगा तो इसके साथ साथ कालखंडों के नामकरण, किस कालखंड का किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। आप देखते हैं, पढ़ते हैं सभी, आप सभी को पता है कि यदि हम हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंडों के नामकरण की बात करें तो सर्वाधिक विवाद की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो आदिकाल को लेकर होती है। उसके बाद दूसरी जो विवाद की स्थिति है वो रीतिकाल पर है। भक्तिकाल और आधुनिक काल पर प्रायः ऐसे विवाद नहीं है जो जिनका उल्लेख किया जाए या जो बहुत ज्यादा
ऐसे विषय हैं, ज्वलंत विषय हैं। लेकिन जहां तक आदिकाल का प्रश्न है और रीतिकाल का प्रश्न है, इन दोनों ही कालखंडों के नामकरण को लेकर के आप देखते ही होंगे हर पेपर में एक आध प्रश्न होना स्वाभाविक है, रहता ही रहता है, क्योंकि यहां बहुत सारे नामकरण हुए हैं। अब जहां तक कालखंडों के नामकरण के प्रश्न हैं, तो कालखंडों के नामकरण की कोई एक विशिष्ट प्रवृत्ति तो यहां पर नहीं दिखाई देती। जितने भी विद्वानों ने नामकरण किए हैं कालखंडों के, उन कालखंडों के नामकरण में आप पाएंगे कि कुछ लोगों ने साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाया है, कुछ कालखंडों के नामकरण में आप पाएंगे कि वहां केंद्रीय साहित्यकार को रख दिया गया है, और कुछ कालखंड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके नामकरण निर्विशेष हैं, किसी विशेष पद्धति या किसी विशेष प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन तरह की प्रवृत्तियां आपको नामकरण में दिखाई देंगी। एक तो साहित्यिक प्रवृत्ति, मतलब साहित्य की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको, जैसे भक्ति काल की बात करें तो साहित्य की केंद्रीय प्रवृत्ति भक्ति साहित्य है, तो इसलिए उसका नाम भक्ति काल है। रीति परंपरा की बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति रीति है, तो इसलिए उसका नाम रीति काल है। लेकिन वहीं पर जब आप आधुनिक काल के कुछ कालखंडों पर नजर डालेंगे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो यहां पर आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि यहां केंद्रीय साहित्यकार को आधार बनाया गया है कालखंड के नामकरण हेतु, और कुछ कालखंड आपको निर्विशेष भी दिखाई देंगे। तो ये मुख्य नामकरण पर जो समस्याएं हैं इन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य का आरंभ मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया जाना चाहिए, या किस विद्वान ने कब से स्वीकार किया है। और जब हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद की स्थिति आएगी तो स्वाभाविक है आनुपातिक रूप से हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी विभ्रम की स्थिति पैदा होगी। अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग कवियों को हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करेंगे, और आपने देखा ही होगा कि ये पूछा भी जाता है अलग अलग विद्वानों के हिसाब से कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको पहला कवि माना है, या फला ने किसको पहला कवि माना है। अलग अलग विद्वानों के आधार पर ये पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमारे इस लेक्चर के मुख्य बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले जैसे अगर हम साहित्य इतिहास लेखन को देखें कि साहित्य इतिहास लेखन को हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल के आगमन के साथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उनका आगमन जो है वो मील का पत्थर साबित हुआ साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में, और उनके आने के बाद साहित्य इतिहास लेखन जो है अपनी पूर्णता की ओर बढ़ा। तो उनके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन को पढ़ने का जो हमारा क्रम बनेगा वो शुक्ल पूर्व बनेगा, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर। इन तीन परंपराओं में हम साहित्य इतिहास के लेखन को रख करके उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये आपको फ्रेमवर्क बताया, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका पर जाना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा कि साहित्य इतिहास लेखन की जमीन कैसे तैयार हुई। ठीक है, तो पहले हम लोग वहां चलते हैं, साहित्य इतिहास लेखन की हम जमीन की बात करते हैं कि इसकी जमीन कैसे तैयार हुई। आज एक विस्तृत परंपरा कायम है, और जैसा कि मैंने कहा कि शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर परंपरा में हम इसको रख करके देखेंगे साहित्य इतिहास लेखन को। पहले चर्चा करेंगे हम लोग शुक्ल पूर्व युग पर। शुक्ल पूर्व युग जो है उसमें आप इतिहास लेखन को देखेंगे तो उसमें दो तरह की प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो औपचारिक रूप से साहित्य इतिहास नहीं कहे जा सकते, और कुछ ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं जिन्हें औपचारिक रूप से साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो बात स्पष्ट है कि शुक्ल पूर्व युग में अगर साहित्य इतिहास ग्रंथों की हम चर्चा करें तो अनौपचारिक और औपचारिक दो रूपों में रख के हमें देखना चाहिए। कुछ ग्रंथ अनौपचारिक हैं जो वार्ता ग्रंथ या कविवृत्त संग्रह के रूप में मिलेंगे आपको, और कुछ साहित्य इतिहास के नाम से मिलेंगे जो पूर्णतः औपचारिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रंथों पर जो कि वार्ता ग्रंथ या कविवृत्त संग्रह के रूप में है, जिनका की संदर्भ आगे के इतिहासकारों ने लिया, इनको आधार सामग्री के रूप में, कच्चे माल के रूप में अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में उपयोग किया। अब ऐसे ग्रंथों में शुक्ल पूर्व युग में हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो भक्तमाल। अगर हम भक्तमाल की बात करें तो भक्तमाल जो है ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका रचना काल जो है वो 1585 है। इस ग्रंथ में आप पाएंगे, इसका रचना काल जो है वो है आपका 1585। ठीक है, इस ग्रंथ में आप पाएंगे कि सिद्धनाथ और भक्ति शाखा के कवियों को मिलाकर के कुल 200 कवि इसमें शामिल किए गए हैं। उनके जीवन परिचय दिए गए हैं और उनकी कृतियों के उल्लेख हैं। ठीक है, इसका जो उपलब्ध संस्करण है, जो संस्करण मिलता है, उस संस्करण में कुल 214 छंद हैं। इस ग्रंथ के संबंध में सर्वाधिक उल्लेख बात यह है
कि जो जीवन चरित्र लेखन है, जीवन चरित्र लेखन का आरंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। तो ये बात, ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जीवन चरित्र लेखन का आरंभ जो है वो आपके भक्तमाल से माना जाता है। इसके बाद इस क्रम में दूसरा ग्रंथ जो आता है वो है आपका कविमाला। कविमाला जो है ये वृत्त संग्रह है आपका, कविवृत्त का एक संग्रह है। ये का रचना काल जो है वो 1655 ईस्वी है। ये कविमाला जो है ये लिखा गया है तुलसी राम के द्वारा, तुलसी राम द्वारा रचित कविमाला है। ठीक है, अगर इस ग्रंथ की उल्लेख बात करें तो सबसे खास बात इस ग्रंथ का ये है कि कविमाला जो है कविवृत्त संग्रह संबंधी पहला ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ भी ये एक फैक्ट जो है बहुत ध्यान रखने की चीज है कि कविवृत्त संग्रह संबंधी पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो है कविमाला। ठीक है, और इसके प्रणेता जो हैं वो आपके तुलसी राम हैं। ये मत सोचिएगा तुलसीदास तुलसी राम अलग हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में आप देखेंगे कि इसमें आपके 1443 ईस्वी से लेकर 1443 से लेकर के इसमें आपको 1718 तक के 212 कवियों के पद जो हैं आपको मिलेंगे। और इसके बारे में दूसरी खास बात यह है कि शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सरोज के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया गया है। शिवसिंह सरोज का ये आधार ग्रंथ कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कालिदास हजारा। कालिदास हजारा जो है 1718 ईस्वी इसका रचना काल है। कालिदास हजारा के जो रचनाकार हैं वो कालिदास त्रिवेदी हैं। कालिदास हजारा जो है ये भी एक महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको मिलेगा कि 1423 से लेकर के 1718 ईस्वी तक के 212 कवियों के पद आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका वो आता है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो है ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है, लिखा नहीं गया है सॉरी, ये संपादित ग्रंथ है जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव ने 1504 ईस्वी में किया। ठीक है, इस ग्रंथ में 16 संत कवियों के काव्य को संकलित किया गया है। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये ग्रंथ जो है ये कबीर के पदों का प्रामाणिक संग्रह, कबीर के पदों को लेकर के प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर के बहुत सारे आपको शोध प्रबंध दिखेंगे, किसी ने कुछ माना है किसी ने कुछ माना है। तो अगर उनके प्रामाणिक पदों की बात की जाए तो कबीर के जो प्रामाणिक पद हैं वो इसी में मिलते हैं, आपके आदि ग्रंथ के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग औपचारिक इतिहास लेखन में आ जाएंगे। ठीक है, औपचारिक इतिहास लेखन का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला औपचारिक रूप से लिखा गया इतिहास जो है वो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये साहित्य इतिहास ग्रंथ दत्तासी साहब ने लिखा और पहले ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग जो है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग जो है वो इसका 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला भाग इसका 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है इसका 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसका जो संशोधित संस्करण आया वो 1871 ईस्वी में, इसका एक तीसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ संशोधित प्रवर्धित, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो यहां ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा जो संशोधित संस्करण है वो 1871 में आया और वो 3 भागों में आया। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखने की है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं उन्होंने इस ग्रंथ को 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाया। ये पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब काशी का जो इतिहास है उसकी कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उनके इतिहास में कुछ बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इसमें कवियों का जो विवरण दिया गया है वो अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। दूसरी चीज इसमें आपको दिखेगी कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को यहां पर रखा गया है। हिंदी के भी कवि हैं और उर्दू के भी कवि हैं।
तीसरी चीज, इसमें 3224 ग्रंथों के उल्लेख मिलेंगे आपको। चौथी चीज, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 738 कवियों का उल्लेख है, जिसमें 72 कवि जो हैं वो हिंदी भाषा के हैं। अगली चीज इसमें जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि इसमें तत्समय प्रचलित लिपियों की भी जानकारी दी गई है। उस समय जो भी लिपियां प्रचलन में थी, उन लिपियों की जानकारी भी तासी के ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी चीज इनके बारे में यह है कि इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य के काव्यात्मक महत्व को प्रतिष्ठित किया है, लेकिन साथ ही अगर आप इनकी इतिहास दृष्टि देखें तो इनकी इतिहास दृष्टि थोड़ी सी पक्षपातपूर्ण नजर आती है। पक्षपातपूर्ण क्यों? क्योंकि इन्होंने भाषा के रूप में उर्दू को अधिक महत्व दिया है, तो स्पष्ट है कि ये उर्दू के कवियों को ज्यादा महत्व देंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो थोड़ी सी पक्षपातपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। तासी जो है वो हिंदुई को धार्मिक सुधारों की भाषा कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। हिंदुई को इन्होंने क्या कहा है? धार्मिक सुधारों की भाषा कहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग तासी के बाद एक नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी करीमुद्दीन के बारे में विशेष कुछ नहीं पूछा जाता है, बस सिर्फ संदर्भ या जानकारी के लिए उनको हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा जो साहित्य इतिहास लिखा गया है उसका नाम है तज़किराए शुअराई हिंदी। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो 1848 में हुआ और दिल्ली कॉलेज के तत्वावधान में इसका प्रकाशन हुआ। बेसिकली अगर आप देखें तो ये तासी जो है, गारसाद तासी, उन्हीं के ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें कुछ नई चीजें या कोई नई ऐसी इतिहास दृष्टि नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद जो मुख्य नाम आता है वो शिव सिंह सेंगर का आता है। शिव सिंह सेंगर जो है, इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। शिव सिंह सरोज जो है ये 1883 में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। इस ग्रंथ में लगभग इन्होंने 1000 कवियों को समाविष्ट किया शिव सिंह सरोज के अंतर्गत। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तरीके से देखें तो 1003 कवियों का जीवन परिचय इसमें मिलता है और इसके साथ साथ 838 कवियों की रचनाएं इसमें शामिल की गई। 1003 कवियों के जीवन परिचय और 838 कवियों की रचनाएं, तो इसलिए मोटे मोटे तौर पे इसको कह दिया जाता है कि लगभग 1000 कवि इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। यहां पर दूसरी चीज ये है कि ये ग्रंथ जो है ये भी वर्ण के क्रम में लिखा गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का इसमें भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। लेकिन आगे के साहित्य इतिहास ग्रंथों में आप देखेंगे कि इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और सबसे खास बात यह है कि इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु। इसके बाद मुख्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है। अब्राहम ग्रियर्सन जो है, इनका इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से ज्यादा प्रश्न आपसे उठाए जा सकते हैं। ग्रियर्सन साहब जो है, इन्होंने 1888 ईस्वी में वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कहिए या सिर्फ हिंदुस्तान कहिए लिखा इन्होंने। इसका जो प्रकाशन हुआ वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह इतिहास प्रकाशित हुआ। पहला तो इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे 1888 ईस्वी में। दूसरी चीज ध्यान रखने की बात यह है कि इसका प्रकाशन जो हुआ वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका जो है उसके विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन में इसको पहला परिपक्व प्रयास माना जाता है। प्रायः विद्वानों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में यह पहला परिपक्व प्रयास है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ग्रियर्सन साहब जो हैं उन्होंने आधुनिक भाषा के साहित्य का ही विशेष रूप से इसकी भूमिका में वर्णन किया हुआ है। कवियों की बात करें तो इसमें 951 कवियों को शामिल किया गया है। रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास में 952 कवियों की बात की है कि 952 कवि शामिल किए गए हैं। कुछ लोगों ने 951 भी लिखा है। ठीक है। अब इनके साहित्य इतिहास की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें साहित्यकारों का जो वर्णन वो है, साहित्यकारों को काल क्रमानुसार तरीके से शामिल किया गया है। साहित्यकारों का जो परिचय है वो काल क्रम में है। इसमें संस्कृत, फारसी और उर्दू जो रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरी चीज, ग्रियर्सन साहब ने साहित्य के संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियों का भी सुंदर विवेचन किया है और परिस्थितियों के आलोक में साहित्य की बात की है। तीसरी चीज, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको चारण काल से संज्ञापित किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो भी बातें रखी हैं उनके संदर्भ ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। मतलब ये कि कौन सी जानकारी उन्होंने कहां से लेकर के अपने इतिहास में डाली है, तो ये भी अपने आप में एक वैज्ञानिक पद्धति का सूचक है। इसके साथ साथ युगीन परिस्थितियों के आलोक में इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य
को 11 कालखंडों में विभाजित किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, इन्होंने कालखंडों की संख्या जो बनाई है वो 11 बनाई है। इनके कालखंडों के जो नामकरण है ग्रियर्सन साहब के, वो किसी विशेष पद्धति पर नहीं है। इनके कालखंडों के नामकरण जो हैं वो यादृच्छिक प्रणाली पर हैं, रैंडम। इन्होंने कालखंडों के नाम जहां पर जो इनको लगा वो दे दिया, वो किसी एक पद्धति पर नहीं चल रहा है। इनके कालखंडों के नामकरण जो हैं 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, उसके बाद तुलसी के परवर्ती कवि, उसके बाद 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, उसके बाद लास्ट 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 11 कालखंड निर्धारित किए। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है, किशोरीलाल गुप्त ने इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और वो अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। किशोरीलाल गुप्त ने इनके ग्रंथ का जो अनुवाद किया वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया और ये अनुवाद प्रकाशित हुआ 1957 ईस्वी में। तो ये बहुत खास चीज है, ये पूछा भी जा चुका है कि इनके ग्रंथ का अनुवाद किसने किया और किस नाम से किया। ग्रियर्सन की जो अवधारणा है, उन्होंने अपने साहित्य इतिहास में जो अवधारणाएं प्रतिष्ठित की हैं, जो पोस्टुलेट दिए हैं, उनमें कुछ चीजें आगे चल करके विवाद को उत्पन्न करती हैं या आगे चल करके साहित्य इतिहासकारों ने उस पर विवाद किया। उसमें से अगर आप देखें मुख्य जो बातें इनके साहित्य इतिहास की जिन पर आगे चलकर विवाद हुआ, तो उनमें आप पाएंगे कि एक तो भक्ति आंदोलन का उद्भव संबंधी इनकी जो अवधारणा है, भक्ति आंदोलन के उद्भव को इन्होंने ईसाइयत की देन कहा, जो कि आगे चल के विवाद का विषय बना। अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग कारण बताए। दूसरी अगर सीमा की बात करें तो कालखंडों के नामकरण का इनका जो पैटर्न है वो रैंडम है, यादृच्छिक प्रणाली पर है, वो भी एक तरह से एक सीमा के रूप में देखी जा सकती है। तीसरी चीज, विद्यापति को इन्होंने भक्त कवि की संज्ञा दी। आगे चलकर इस पर भी हिंदी साहित्य के आलोचकों ने पूरा विवाद खड़ा किया, तो यह भी विवादित मान्यता है। चौथी चीज, रीतिकाल में आप देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों में इन्होंने बिहारी को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया, जबकि रीतिकाल में उनसे बड़े बहुत सारे कवि हैं, तो बिहारी को यूरोप का श्रेष्ठ कवि कहना यह भी अपने आप में विवाद को जन्म देता है। ठीक है। लास्ट, उर्दू को इन्होंने विदेशी भाषा की श्रेणी में जो रखा, उर्दू को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखना भी इनके इतिहास की एक सीमा है, क्योंकि उर्दू के बिना हिंदी की कल्पना करना ही बेमानी होती है। तो ये ग्रियर्सन साहब के साहित्य इतिहास की कुछ मुख्य विशेषताएं, सकारात्मक चीजें, कुछ नकारात्मक चीजें थी। इसके बाद आपका आएगा मिस्र बंधु आएंगे, जिन पर चर्चा हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे।